जरा सोचिए, अगर हम बाजार का सबसे महंगा, सबसे एडवांस सुपर कंप्यूटर खरीदें, मतलब एक ऐसी मशीन जिसमें दुनिया भर की जानकारी फीड है। हाँ, जो 1 सेकंड में लाखों काम कर सकती है। एग्जैक्टली। लेकिन जब हम उसे इस्तेमाल करने बैठते हैं तो पता चलता है कि उसकी बैटरी महज 1 घंटे में खत्म हो रही है। स्क्रीन बार बार हैंग हो रही है और बैकग्राउंड में कोई ऐसा रहस्यमय वायरस चल रहा है जो सिर्फ वही चीजें दिखाता है जो हमें डराती हैं। या फिर हमारा खून खौलाती है। बिल्कुल, हम उस कंप्यूटर के मालिक तो हैं, लेकिन उसका कंट्रोल किसी और के ही पास है। तो ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। आज के दौर में हमारी अपनी न्यूरोलॉजी, हमारे अपने दिमाग के साथ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। और यही वो चीज है जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है। हाँ, और यही कारण है कि डेविड पर्लमटर और ऑस्टिन पर्लमटर की लिखी गई किताब ब्रेन वॉश के नोट्स पढ़ते हुए मेरा दिमाग पूरी तरह ठनक गया। तो आज की इस चर्चा में हम इन्हीं स्रोतों को गहराई से खंगालने वाले हैं। हमारा मुख्य मिशन यही समझना है कि कैसे इस मॉडर्न लाइफस्टाइल ने हमारे दिमाग को हाईजैक कर लिया है। सही कहा। हम देखेंगे कि दुनिया भर में लोग लगातार थके हुए, चिंतित और अलग थलग क्यों महसूस कर रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, हम अपने दिमाग का एडमिन पासवर्ड वापस कैसे हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। मेरा मतलब है, हम इतिहास के सबसे ज्यादा सुविधाओं वाले युग में जी रहे हैं। सब कुछ उंगलियों पर है, फिर भी खुशी इतनी दुर्लभ क्यों है? तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? ये एक बहुत ही बुनियादी और बेचैन करने वाला सवाल है। अगर हम इस सिचुएशन को थोड़ा पीछे हटकर एक शांत नजरिए से देखें, तो ये सब हमारे इवोल्यूशन यानी विकासवाद और इस आधुनिक दुनिया के बीच एक बहुत बड़े बेमेल का नतीजा है। एक बेमेल मतलब एक मिसमैच? हाँ, एक बहुत बड़ा मिसमैच। देखिए, लाखों सालों से इंसानी दिमाग एक ऐसे माहौल में विकसित हुआ जहां खाना मुश्किल से मिलता था, हर कदम पर जंगली जानवरों का खतरा था, और इंसानों का छोटे समूहों में रहना जिंदा बचने के लिए सबसे जरूरी शर्त थी। यानी हमारा दिमाग सिर्फ सर्वाइवल के लिए प्रोग्राम किया गया था। लेकिन आज क्या है? आज तो हर कोने पर फास्ट फूड है और खतरे के नाम पर सिर्फ बॉस का ईमेल है। एग्जैक्टली। आज कैलोरी की कोई कमी नहीं है, तकनीक का हर तरफ बोलबाला है, लेकिन हमारा दिमाग अभी भी उसी पुरानी वायरिंग पर चल रहा है। वो आज भी हर जगह खतरा और तुरंत मिलने वाला इनाम ढूंढ रहा है। तो अगर मैं सही समझ रही हूँ, तो यही वो जगह है जहां आज की लाइफस्टाइल और बड़ी कंपनियां हमारे दिमाग के इस पुराने सिस्टम का फायदा उठा रही हैं। बिल्कुल। और इस समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें दिमाग के न्यूरोलॉजिकल ढांचे के अंदर झांकना होगा। हाँ, स्रोत सामग्री में मुख्य रूप से दिमाग के दो हिस्सों के बीच चल रही एक जंग का जिक्र है। एक तरफ है अमिग्डाला, जो हमारे दिमाग का बहुत ही आदिम और पुराना हिस्सा है। सही कहा। अमिग्डाला को हम भावनाओं, डर और तुरंत संतुष्टि यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का केंद्र मान सकते हैं। मतलब जब प्राचीन काल में कोई शेर सामने आता था, तो यही अमिग्डाला हमारे पूर्वजों को बिना सोचे समझे भागने का सिग्नल देता था। एकदम सही। ये हमारे दिमाग का अलार्म सिस्टम है। लेकिन दूसरी तरफ है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स या पीएफसी, जो हमारे माथे के ठीक पीछे होता है। हाँ, और ये दिमाग का सबसे नया, सबसे उन्नत हिस्सा है। ये तार्किक सोच, दूरदर्शिता, सहानुभूति और सही फैसले लेने का काम करता है। एक स्वस्थ दिमाग में ये पीएफसी उस अमिग्डाला को कंट्रोल में रखता है। वो अमिग्डाला से कहता है, शांत हो जाओ भाई, ये असली शेर नहीं है, सिर्फ टीवी पर आ रही कोई डरावनी फिल्म है। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन आधुनिक जीवन का लगातार तनाव, जिसे हम क्रॉनिक स्ट्रेस कहते हैं, हाँ, वो इस संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ देता है। जब हम लगातार तनाव में रहते हैं, चाहे वो काम का स्ट्रेस हो, ट्रैफिक हो या न्यूज चैनल की बहस हो, तो अमिग्डाला लगातार एक्टिव रहता है। ओहो। और ये लगातार एक्टिवेशन अमिग्डाला को इतना शक्तिशाली बना देता है कि वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के साथ अपने संपर्क को ही काट देता है, जिसे डिस्कनेक्शन सिंड्रोम कहते हैं। बिल्कुल। असल में होता यह है कि तनाव के हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल पीएफसी की कार्यक्षमता को धीमा कर देते हैं। इंसान के तार्किक रूप से सोचने की क्षमता कम हो जाती है और वो पूरी तरह से आवेग और डर पर फैसले लेने लगता है। इस बात को समझाने के लिए स्रोत में फिनियस गेज की एक बहुत ही मशहूर और हैरान कर देने वाली कहानी है। हाँ, 1848 का वो वाक्या। फिनियस एक रेलवे वर्कर थे। एक विस्फोट के दौरान एक भारी लोहे की छड़ उनके गाल से घुसकर सिर के आर पार हो गई। उस छड़ ने सीधे उनके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को नष्ट कर दिया। और वो चमत्कारिक रूप से बच भी गए। बचे तो सही, लेकिन उनका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल गया।
मतलब जो इंसान पहले बहुत ही शांत और समझदार था, वो अचानक बहुत ही गुस्सैल, आवेगी और असभ्य बन गया। ये न्यूरोलॉजी के इतिहास का सबसे बड़ा केस स्टडी माना जाता है। ये साफ दिखाता है कि जब पीएफसी काम करना बंद कर देता है तो अमिगडाला बिना किसी रोक टोक के हावी हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सालों बाद चिली में एक स्टेज कोच ड्राइवर के रूप में काम करते हुए फिनियस गेज के व्यवहार में काफी सुधार देखा गया था। रुको, ये कैसे संभव है? अगर उनके दिमाग का वो हिस्सा लोहे की छड़ से हमेशा के लिए नष्ट हो गया था, तो उनका व्यवहार वापस कैसे सुधरा? यही तो न्यूरोप्लास्टिसिटी का सबसे बड़ा सबूत है। मतलब दिमाग की खुद को बदलने की क्षमता। हाँ, चिली में उनका काम बहुत ही सख्त रूटीन वाला था। उन्हें घोड़ों को संभालना होता था, एक तय टाइम टेबल का पालन करना होता था। इस लगातार अभ्यास और अनुशासन ने उनके दिमाग के बाकी बचे हिस्सों को मजबूर किया कि वे उस नष्ट हो चुके पीएफसी का काम थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर ले लें। अरे वाह, मतलब नई वायरिंग बन गई। बिल्कुल। ये कहानी सुनकर मुझे एक एनालॉजी याद आ रही है। ये स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसे किसी बहुत बड़ी कंपनी का एक समझदार सीईओ, जो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। जी हाँ, वो अचानक ऑफिस से बाहर चला गया हो और एक आवेगी जिद्दी बच्चा यानी अमिगडाला पूरी कंपनी चला रहा हो। जाहिर है वो बच्चा लंबी अवधि के मुनाफे के बारे में नहीं सोचेगा, वो बस तुरंत मिलने वाली कैंडीज पर फोकस करेगा। ये तुलना एकदम सटीक है। और आज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमें अपने सीईओ को ऑफिस से बाहर निकालने के लिए किसी लोहे की छड़ की जरूरत नहीं है। सच में? हम अपने रोजमर्रा के तनाव, नींद की कमी और स्क्रीन टाइम के जरिए खुद ही अपने दिमाग को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम उस जिद्दी बच्चे को खुद चाबियां सौंप रहे हैं। और इस जिद्दी बच्चे को सबसे ज्यादा क्या चीज भड़का रही है? हमारी स्क्रीन, ये पूरी डिजिटल दुनिया। बिल्कुल। सर्किट का पूरी तरह से दोहन किया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे साफ करना जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि डोपामीन खुशी का रसायन है ना? हाँ, और ये बिल्कुल गलत है। डोपामीन असल में चाहत और उम्मीद यानी एंटीसिपेशन का रसायन है, ना कि खुशी का। मतलब वो हमें कुछ करने पर मजबूर करता है। एग्जैक्टली। जब कोई नोटिफिकेशन की आवाज आती है या मिलने की उम्मीद होती है तो डोपामीन रिलीज होता है जो हमें फोन उठाने पर मजबूर करता है। टेक कंपनियों के पास बेहतरीन मनोवैज्ञानिक हैं जो इस सर्किट को हैक करने के लिए ही एल्गोरिथम बनाते हैं। और इसका असर शारीरिक भी होता है ना? बहुत गहरा। शोध में पाया गया है कि इंटरनेट की बहुत ज्यादा लत हमारे दिमाग के एंटीरियर सिंगुलेट हिस्से को शारीरिक रूप से छोटा कर सकती है। एक मिनट, क्या दिमाग का कोई हिस्सा सिर्फ फोन चलाने से सिकुड़ कैसे सकता है? इसका मैकेनिज्म क्या है? देखिए, दिमाग का एक सीधा उसूल है, यूज इट और लूज इट। जो इस्तेमाल नहीं होगा वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। एंटीरियर सिंगुलेट वो हिस्सा है जो पीएफसी के साथ मिलकर हमारे आवेगों को कंट्रोल करता है। जब हम हर 5 मिनट में फोन चेक करते हैं तो हम असल में अपने आवेगों के आगे घुटने टेक रहे होते हैं। मतलब हम उस कंट्रोल करने वाले हिस्से का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। हाँ, और न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से जिन न्यूरल कनेक्शंस का इस्तेमाल नहीं होता, दिमाग उन्हें कमजोर कर देता है। अंततः वो हिस्सा एट्रोफी का शिकार होकर सिकुड़ने लगता है। ये तो सच में डराने वाला है और डेटा तो और भी चौंकाने वाला है। आज दुनिया भर में लोगों के पास औसतन 8.5 सोशल मीडिया अकाउंट हैं और वे रोजाना लगभग 2 घंटे 22 मिनट सिर्फ स्क्रॉल करने में बिताते हैं। ये एक बहुत बड़ा समय है। और डॉक्टर जे कोरिगन की रिसर्च भी तो है, जहां लोगों को सिर्फ 1 साल के लिए अपना फेसबुक अकाउंट बंद करने के लिए कहा गया। अंदाजा लगाइए उन्हें इसके लिए कितने पैसे चाहिए थे? $1000, है ना? हाँ, औसतन $1000। लोग अपनी डिजिटल दुनिया से इतनी जुड़ चुके हैं कि वे इसके बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा पीछे हटना चाहूंगी। बताइए। क्या तकनीक और सोशल मीडिया का मूल उद्देश्य हमें एक दूसरे से जोड़ना नहीं था? अगर ये हमें कनेक्ट कर रहा है तो फिर हम मानसिक रूप से इतने अलग थलग, इतने आइसोलेटेड कैसे महसूस कर रहे हैं? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। इसका जवाब हमारे जीव विज्ञान और उन एल्गोरिथम्स के बीच के टकराव में छिपा है। वो कैसे? इंसानी जुड़ाव ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन से पनपता है, जो तब रिलीज होता है जब हम किसी से नजरें मिलाते हैं या शारीरिक रूप से किसी के साथ होते हैं। लेकिन डिजिटल दुनिया हमें जो कनेक्शन दे रही है वो ऑक्सीटोसिन वाला नहीं है, वो डोपामिन वाला है, यानी लाइक्स और रीट्वीट्स की गिनती। इससे हमें जुड़ाव का भ्रम तो होता है, लेकिन असली संतुष्टि नहीं मिलती। और इसके ऊपर से वो कंटेंट जो हम दिन भर देखते हैं। बिल्कुल। दिलचस्प बात यह है कि इन एल्गोरिथम्स की कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं होती। हाँ, इन्हें लेफ्ट या राइट से कोई मतलब नहीं है। इनका एकमात्र भोजन हमारा एंगेजमेंट है,
और इंसानी दिमाग का अमिगडाला डर, गुस्से और सनसनीखेज न्यूज़ पर सबसे तेजी से प्रतिक्रिया देता है। तो ये प्लेटफॉर्म्स हमें लगातार ऐसी चीजें दिखाते हैं जो हमें डराती हैं या गुस्सा दिलाती हैं? क्योंकि वही हमें सबसे लंबे समय तक स्क्रीन से चिपकाए रखती हैं। नतीजतन हम लगातार तनाव में रहते हैं और असली इंसानी जुड़ाव से और दूर होते चले जाते हैं। तो इस हाईटेक हाईजैक से बाहर कैसे आएं? स्रोत में एक समाधान के रूप में टाइम टूल यानी टाइम टूल का जिक्र है। ये एक काफी प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क लगता है। हाँ, ये बहुत काम का है। इसका पहला हिस्सा है टी से टाइम रिस्ट्रिक्टेड यानी समय सीमा तय करना, बिना अंतहीन स्क्रॉलिंग के तकनीक का एक सीमित समय के लिए इस्तेमाल करना। और दूसरा है आई से इंटेंशनल यानी जानबूझकर। जब फोन उठाया जाए तो एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए, सिर्फ बोरियत मिटाने के लिए नहीं। बिल्कुल। और तीसरा अक्षर है एम से माइंडफुल यानी जागरूक रहना। जब हम कोई कंटेंट देख रहे हों तो ये ध्यान देना जरूरी है कि वो कैसा महसूस कर रहा है। क्या वो गुस्सा दिला रहा है या हीन भावना पैदा कर रहा है? और आखिरी है ई से एनरिचिंग यानी समृद्ध करने वाला। क्या वो स्क्रीन टाइम जीवन में कोई वास्तविक वैल्यू जोड़ रहा है? सही। अगर तकनीक को इस फ्रेमवर्क से देखा जाए तो हम टूल का इस्तेमाल करेंगे, टूल हमारा इस्तेमाल नहीं करेगा। ये फ्रेमवर्क अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिजिटल दुनिया में खोए रहने का सबसे बड़ा सामाजिक नुकसान हमारी सहानुभूति यानी एम्पैथी पर पड़ रहा है। ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। स्रोत में अफेक्टिव एम्पैथी और कॉग्निटिव एम्पैथी के बीच बहुत स्पष्ट अंतर बताया गया है। अफेक्टिव एम्पैथी है किसी दूसरे का दर्द महसूस करना, जैसे किसी को चोट लगने पर खुद सिहर जाना, जो हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से होती है। हाँ, लेकिन कॉग्निटिव एम्पैथी है किसी दूसरे का नजरिया समझना, खुद को उसकी जगह रखकर सोचना। और आज के इस सेल्फी कल्चर में ये कॉग्निटिव एम्पैथी तेजी से खत्म हो रही है। किताब के अनुसार मिलेनियल्स अपने जीवन भर में अनुमानित 25,000 सेल्फी लेंगे। 25,000? जब इंसान का पूरा फोकस खुद पर, अपनी इमेज पर और लाइक बटोरने पर होता है तो वो अनजाने में नार्सिसिज्म यानी आत्ममुग्धता को बढ़ावा दे रहा होता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टर पेट्रिशिया लॉकवुड की एक बहुत ही दिलचस्प MRI स्टडी का जिक्र है जो इस बात को न्यूरोलॉजिकल स्तर पर साबित करती है। हाँ, वो रिवॉर्ड वाली स्टडी। उन्होंने पाया कि हमारा दिमाग अपने लिए नाम पाना बहुत जल्दी सीख लेता है, लेकिन दूसरों की मदद करना सीखने में उसे बहुत अधिक समय लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूसरों के लिए इनाम पाने की प्रक्रिया को समझने के लिए दिमाग के उसी एंटीरियर सिंगुलेट हिस्से को काफी मेहनत करनी पड़ती है। इवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो दूसरों की मदद करने में हमारी अपनी ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए दिमाग थोड़ी आनाकानी करता है। बिल्कुल। और यहाँ शरीर की सूजन, जिसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं, उसका भी एक बहुत ही डरावना कनेक्शन सामने आता है। जापानी शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन लोगों के शरीर में सूजन का स्तर अधिक होता है वे आर्थिक असमानता और दूसरों की पीड़ा के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। रुको, ये बात थोड़ी अजीब लग रही है। शारीरिक सूजन का हमारी दया या सहानुभूति से क्या लेना देना है? इसका जवाब भी इवोल्यूशन में ही है। जब शरीर में सूजन होती है तो दिमाग को लगता है कि हम किसी बीमारी या खतरे से जूझ रहे हैं। अच्छा, वो सर्वाइवल मोड। एग्जैक्टली। ऐसे मोड में दिमाग सारी ऊर्जा और संसाधनों को सिर्फ अपने शरीर को बचाने के लिए केंद्रित कर लेता है। एक बीमार या खतरे में पड़ा जानवर दूसरों के बारे में नहीं सोच सकता। समझ गए। इसलिए जब हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के शिकार होते हैं तो हमारा दिमाग जैविक रूप से स्वार्थी हो जाता है। ये तो ऐसा हो गया जैसे सहानुभूति एक मांसपेशी है। क्योंकि हम डिजिटल दुनिया में फंसे हैं और असल इंसानों से नहीं मिल रहे, तो हमारी ये सहानुभूति वाली मांसपेशी इस्तेमाल न होने के कारण कमजोर हो रही है। हाँ। जबकि हमारी मैं और मेरा वाली आत्ममुग्धता की मांसपेशी रोज सोशल मीडिया के जिम में जाकर भारी वजन उठा रही है और मजबूत होती जा रही है। क्या बेहतरीन एनालॉजी है। और इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। क्या? अगर समाज में सहानुभूति इसी तरह कम होती रही तो हम एक प्रजाति के रूप में जलवायु परिवर्तन या महामारियों जैसी भविष्य की बड़ी समस्याओं का सामना कैसे करेंगे? सही बात है। उन समस्याओं के समाधान के लिए हमें एक दूसरे के नजरिए को समझने की जरूरत है। इसलिए हमें इस सर्किट को जानबूझकर दया और परोपकार के कामों से फिर से एक्टिव करना होगा। तो अब सवाल ये है कि अगर हमारा दिमाग डिजिटल स्क्रीन और तनाव के कारण इस दुष्चक्र में फंस गया है, तो इसे वापस अपनी नेचुरल स्टेट में कैसे लाया जाए? इसका उत्तर कहीं और नहीं बल्कि खुद प्रकृति में ही है। एडवर्ड ओ विल्सन की बायोफिलिया परिकल्पना इसी ओर इशारा करती है। ये कहती है कि इंसानों का प्रकृति और दूसरे जीव जंतुओं के साथ एक जन्मजात जैविक जुड़ाव है। हमारा DNA कंक्रीट के जंगलों में रहने के लिए विकसित नहीं हुआ है।
इसका सबसे बड़ा सबूत डॉक्टर रॉजर उलरिच की 1984 की वो मशहूर स्टडी है। उन्होंने एक अस्पताल में सर्जरी से रिकवर हो रहे मरीजों को 2 अलग-अलग तरह के कमरों में रखा। कुछ कमरों की खिड़की से सिर्फ ईंट की एक दीवार दिखती थी और कुछ की खिड़की से प्राकृतिक पेड़-पौधे। और पता है क्या? जिन मरीजों को पेड़ दिख रहे थे वे जल्दी ठीक हुए, उन्हें छुट्टी जल्दी मिली और सबसे बड़ी बात, उन्हें पेन किलर दवाओं की बहुत कम आवश्यकता पड़ी। ये डेटा अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। सिर्फ प्रकृति को देखने मात्र से इतना बड़ा शारीरिक बदलाव। मतलब क्या सच में सिर्फ एक गमले का पौधा या लकड़ी की महक हमारे दिमाग की कार्यप्रणाली को इस हद तक बदल सकती है? विज्ञान कहता है बिल्कुल बदल सकती है। जापान में इसे शिनिरिन योकू या फॉरेस्ट बाथिंग कहा जाता है। जंगल स्नान। हाँ, जब कोई जंगल या प्राकृतिक माहौल में जाता है तो पेड़ पौधे हवा में कुछ खास रसायन छोड़ते हैं जिन्हें फाइटोसाइट्स कहते हैं। ये रसायन पेड़ों का अपना डिफेंस सिस्टम होते हैं ना? जी हाँ। और जब हम इन रसायनों को सांस के जरिए अंदर लेते हैं तो हमारे घ्राण तंत्र यानी सूंघने की क्षमता के जरिए दिमाग को सीधा सिग्नल जाता है कि हम एक सुरक्षित प्राकृतिक माहौल में हैं। अच्छा, तो ये खतरे के अलार्म यानी अमिगडाला को तुरंत शांत कर देता है। बिल्कुल। और इसके परिणाम स्वरूप हमारे इम्यून सिस्टम के नेचुरल किलर सेल्स की संख्या बढ़ जाती है जो बीमारियों से लड़ते हैं, और हमारा स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल तेजी से नीचे गिरता है। तो मतलब प्रकृति कोई बाहर से लाई गई नई दवा या इलाज नहीं है? एकदम सही। हमारा शरीर लाखों वर्षों तक प्रकृति के पीछे विकसित हुआ है। आज के दौर में प्रकृति की कमी होना ही अपने आप में एक बीमारी बन गई है जिसे नेचर डेफिशिट डिसऑर्डर कहते हैं। और प्रकृति हमें एक और अनमोल चीज देती है, आश्चर्य की भावना, ऑ। हाँ, जब हम किसी विशाल पहाड़ या तारों भरे आसमान को देखते हैं तब हमें अपनी अहमियत बहुत छोटी लगने लगती है। ये आश्चर्य की भावना सीधी तौर पर हमारे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को धीमा करती है जो हमारे आत्म विचारों से जुड़ा है। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे नार्सिज्म को कम करती है और परोपकारी व्यवहार को बढ़ाती है। एग्जैक्टली। अब सूजन या इन्फ्लेमेशन की बात छिड़ी ही है तो एक और चीज है जो हमारे शरीर में लगातार ये आग भड़का रही है, और वो हमारी स्क्रीन से नहीं बल्कि हमारी प्लेट से आ रही है। सबसे खतरनाक हिस्सा। हाँ, स्रोत हमारी आज की थाली में परोसे जा रहे भोजन को एक जैविक युद्ध, बायोलॉजिकल वॉरफेयर का नाम देता है। और ये अतिशयोक्ति नहीं है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जिसमें बहुत ज्यादा चीनी, रिफाइंड कार्ब्स और खराब फैट होता है, वो सच में जैविक हथियार की तरह काम कर रहा है। जब हम ऐसा खाना खाते हैं तो हमारे पेट के आसपास चर्बी जमा होने लगती है, और ये चर्बी कोई निष्क्रिय चीज नहीं है जो बस वहां बैठी है। वो एक एक्टिव ऑर्गन की तरह काम करती है। हाँ, एक एंडोक्राइन ऑर्गन जो शरीर में लगातार सूजन पैदा करने वाले रसायन छोड़ती है। ये सूजन सीधे दिमाग के रिवॉर्ड सर्किट को और ज्यादा सक्रिय कर देती है, जिससे हमें उसी अनहेल्दी खाने की और भी ज्यादा क्रेविंग होने लगती है। एक दुष्चक्र बन जाता है। बिल्कुल। और ये सूजन एक और बहुत खतरनाक खेल खेलती है, काइन्यूरिनिन पाथवे वाला। हाँ, काइन्यूरिनिन पाथवे। ये सच में दिमाग हिला देने वाला है। मैं भी जब ये पढ़ रही थी तो हैरान थी। सामान्य स्थिति में हमारे भोजन से मिलने वाला ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो एसिड हमारे दिमाग में खुशी का हार्मोन सेरोटोनिन बनाता है। सही। लेकिन जब शरीर में बहुत तनाव या सूजन होती है तो ये पाथवे उस ट्रिप्टोफैन को चुरा लेता है, और वो उसे सेरोटोनिन बनाने के बजाय ऐसे हानिकारक रसायनों में बदल देता है जो सीधे तौर पे डिप्रेशन और एंजाइटी का कारण बनते हैं। रुको, ये मुझे समझना है। शरीर अपने ही खुशी के हार्मोन का कच्चा माल क्यों चुराएगा? इसका शरीर को क्या फायदा है? ये भी इवोल्यूशन की एक देन है। इसे सिकनेस बिहेवियर कहते हैं। सिकनेस बिहेवियर? हाँ, जब हमारे पूर्वजों को कोई भयानक संक्रमण होता था तो शरीर सूजन पैदा करता था। उस वक्त शरीर की प्राथमिकता ये होती थी कि इंसान एक गुफा में छिपकर आराम करे, अपनी ऊर्जा बचाए, ना कि बाहर जाकर मेल जोल बढ़ाए या खुशियां मनाए। एग्जैक्टली। इसलिए सूजन के समय शरीर जानबूझकर सेरोटोनिन को कम कर देता है ताकि हम सुस्त और अलग-थलग हो जाएं। ओहो। लेकिन आज समस्या ये है कि ये सूजन किसी इन्फेक्शन से नहीं बल्कि हमारे बर्गर और डोनट से आ रही है। मैं इस पूरी स्थिति को फिर से उसी एनालॉजी से जोड़ना चाहूंगी। हम अपने अमिगडाला रूपी उस जिद्दी बच्चे को ढेर सारी चीनी और जंक फूड खिलाकर उसे और भी ज्यादा हाइपर कर रहे हैं। हाँ, शुगर रश। बच्चा पूरा दिन शुगर रश में उछल रहा है, जबकि हमारा CEO यानी PFC बिना सही पोषण के भूखा बैठा है और फैसले लेने में पूरी तरह समर्थ है। और इस पूरी कहानी में एक और बड़ा किरदार है, हमारा गट माइक्रोबायोम, पेट के बैक्टीरिया। हाँ,
गट और दिमाग के बीच एक सीधा संपर्क होता है जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। इसे आप एक 2-वे फाइबर ऑप्टिक केबल की तरह समझ सकते हैं। हमारे पेट के बैक्टीरिया ही एक तरह से कोडर हैं जो दिमाग के सर्वर को सिग्नल भेजते हैं। तो अगर पेट में खराब बैक्टीरिया बढ़ जाएं, तो वे लगातार खतरे और सूजन के सिग्नल भेजते हैं। बिल्कुल, इसलिए स्रोत में ब्रेन वॉश डाइट की सलाह दी गई है, जिसमें प्रीबायोटिक्स जैसे लहसुन, प्याज और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर चीजें खाने को कहा गया है। और जितना हो सके होल फूड्स खाने को कहा गया है, ताकि उन अच्छे बैक्टीरिया का पोषण हो सके। और भोजन के साथ साथ एक और चीज जो हमारे CEO को ताकत देती है वो है नींद। नींद न आना सिर्फ थकावट का कारण नहीं है। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग एक तरह की डीप क्लीनिंग करता है। ग्लिम्फेटिक सिस्टम। हाँ, ग्लिम्फेटिक सिस्टम जो दिन भर के जहरीले तत्वों को दिमाग से बाहर निकालता है। नींद हमें दिन भर की यादों को संजोने में मदद करती है। और अगर नींद पूरी ना हो तो क्रॉनिक स्लीप डिप्रिवेशन सीधे तौर पर अल्जाइमर्स जैसी खतरनाक बीमारियों का शुरुआती संकेत हो सकती है। बिना सही नींद के अगले दिन PFC ठीक से काम नहीं करता और इंसान फिर से उसी आवेगी और चिड़चिड़ी स्थिति में पहुंच जाता है। तो अगर हम आज के इस पूरे सफर का सार निकालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। अगर आज कोई बहुत तनावग्रस्त, लगातार थका हुआ या फोकस करने में असमर्थ महसूस कर रहा है, तो सबसे पहली बात, ये उसकी गलती नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पूरा मॉडर्न सिस्टम, ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, ये 24 घंटे चलने वाला डिजिटल एल्गोरिदम, ये सब कुछ हमारे ही खिलाफ डिजाइन किया गया है, ताकि हम थके रहें, क्लिक करते रहें और जंक खाते रहें। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी उम्मीद की किरण वही न्यूरोप्लास्टिसिटी है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। हमारे दिमाग की वायरिंग पत्थर की लकीर नहीं है। हम इसे बदल सकते हैं। सही आहार अपनाकर, भरपूर नींद लेकर, प्रकृति के साथ जानबूझकर समय बिताकर और तकनीक के लिए उस TIME टूल का इस्तेमाल करके। और रोजमर्रा के जीवन में सहानुभूति का अभ्यास करके भी हम अपने दिमाग की इस वायरिंग को फिर से अपने पक्ष में कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और जो कुछ भी आज हमने जाना है, उसे लागू करने के लिए किसी पहाड़ पर जाकर सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, छोटे छोटे कदम काफी हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी आदतों को बदलकर, जैसे स्क्रीन टाइम कम करना, एक स्वस्थ मील लेना, बिना फोन के बाहर टहलने जाना, हम एक समय में एक कदम बढ़ाकर अपने दिमाग का कंट्रोल वापस ले सकते हैं। और ऐसा करके हम सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि एक समाज के तौर पर अपना भविष्य भी सुरक्षित कर रहे हैं। तो इस चर्चा के अंत में मैं एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ के जाना चाहूंगी। बताइए। आज हमने देखा कि कैसे बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां और टेक एल्गोरिदम हमारे दिमाग के इसी न्यूरोप्लास्टिसिटी के विज्ञान का उपयोग अपने मुनाफे के लिए कर रहे हैं, ताकि हम स्क्रीन से चिपके रहें। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर हम खुद उसी न्यूरोप्लास्टिसिटी के विज्ञान को पूरी जागरूकता के साथ इस्तेमाल करने लगे। अगर हम जानबूझकर अपनी मर्जी से अपने दिमाग को डिजाइन करने लगे, तो मानव इवोल्यूशन का अगला पड़ाव कितना शक्तिशाली और अकल्पनीय हो सकता है। ये तो बहुत ही प्रोफाउंड बात है। अगर अनजान वायरस डालने से हमारा ये सुपर कंप्यूटर इतना भटक सकता है, तो सोचिए जब हम इसका असली एडमिन पासवर्ड वापस हासिल कर लेंगे, तो ये क्या क्या चमत्कार कर सकता है। ये वाकई एक बहुत ही रोमांचक और सोचने पे मजबूर कर देने वाला विचार है। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अपने दिमाग का ख्याल रखें।